आज का लेक्चर। वॉइस क्लियरिटी है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए अपने अपने जल्दी से। कैमरा ऑन करिए। क्या कोई बात नहीं? हमने बात करी थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे थे वो किसकी हमने बात की थी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ई नॉट की बात की थी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये किस कंडीशन में निकाला जाता है? इसकी कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका प्रेशर अगर लेना है हमें, मान लो गैसियस चीजें हैं, उसमें प्रोडक्ट वगैरह गैसियस है, तो प्रेशर आपको 1 atm लेना पड़ेगा। और अगर सॉल्यूशन फॉर्म में चीजें हैं तो कंसंट्रेशन आपको कितनी लेनी पड़ेगी? 1 मोलर। इस कंडीशन में अगर आप किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो उसको आप क्या कहते थे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब हमको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किस टेम्परेचर पे? किसी और टेम्परेचर पे और किसी और कंसंट्रेशन पे या किसी और प्रेशर वाली कंडीशन पे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। वो किसी भी ऑक्सीडेशन के लिए भी लगा सकते हो, रिडक्शन के लिए भी, और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके दो फॉर्मेट हैं, दोनों फॉर्मेट हम लोग याद रखेंगे और आराम से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। अच्छा, ये चैप्टर आपकी जो एनसीईआरटी है इसमें दो पार्ट में दिया होगा। एक में आपके डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब दिए हुए हैं, और एक में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ोगे, कंडक्टिविटी पढ़ोगे, एक इंपॉर्टेंट रूल है कॉलरश लॉ, उसको पढ़ोगे। वो जो सेकंड वाला पार्ट है वो बहुत इजी है। सेकंड वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा आपको फिजिक्स जैसा लगेगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला सब याद है तो सवाल गलत नहीं होगा, एक दो ग्राफ है। और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा कभी कभी इक्वेशन बनाने में बच्चे से गलती हो जाती है फर्स्ट पार्ट में चैप्टर के। तो इस पहले हम लोग सेकंड वाले पार्ट को कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट बना करके, फिर हम लोग जो एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट में दिया है उसको हम सेकंड पार्ट में करने वाले। ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए नर्स्ट इक्वेशन। NERN। हाँ, क्या बेटा जी? बोलिए बोलिए। सही में लग रही है क्या ठंडी? बढ़ाने के लिए कह रही थी ना? चलो, स्पेलिंग में मैं हमेशा कंफ्यूजन, ये शुरू होते ही खत्म क्यों हो गया? बंद नहीं करना था, ऐसा कह रहे थे क्या? हाँ, नष्ट बोलते हैं, लिखते। चलिए, वो ये क्या होगा? NERN। हाँ, लास्ट इक्वेशन। पर्पस ऑफ दिस इक्वेशन, पर्पस लिख लो भाई, क्यों यूज कर रहे हैं? पर्पस ऑफ दिस इक्वेशन
is to calculate electrode potential at any temperature and any concentration. ब्रैकेट में लिख लीजिए अदर देन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर की या कॉन्सेंट्रेशन की जो कंडीशन है उसके अलावा अगर आपको किसी टेम्परेचर या प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसी का स्टैंडर्ड नहीं कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, नर्स्ट इक्वेशन. इस इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज आता है. स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेट लिखो इसका. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी अदर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. इसको हमने मान लिया है E. क्या मान लिया इसको हमने, E मान लिया. ये वाला जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसको क्या माना, E. स्टैंडर्ड को क्या बोल दिया, E नॉट. स्टैंडर्ड को क्या बोला, E नॉट. फॉर्मेट क्या है, E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. हाँ, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. अगर इसको आप नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू E नॉट, ये 2.303 का टर्म हट जाएगा, RT बाई NF, यहाँ पे ln हो जाएगा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. ये बेस 10 लॉग था, ये कौन सा लॉग हो गया, नेचुरल लॉग. हाँ बेटा, सेकेंड वाला अगर नेचुरल लॉग, आपको इक्वेशन में आपको ये यूज करना पड़ेगा. E नॉट के बगल में गलती से डबल माइनस आ गया, आपको क्वेश्चन में ये यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर नेचुरल लॉग का फॉर्मेट में आपको दे दिया तो नेचुरल लॉग का फॉर्मेट क्या है इसका, इक्वेशन का, ये कैलकुलेट अभी करके बता रहे, सवाल करके बताएंगे. नेचुरल लॉग दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेस 10 लॉग, एक होता है आपका नेचुरल लॉग, है ना. नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो E होता है. तो अपने को केमिस्ट्री में ज्यादा काम नहीं है मैथ्स का. कोई भी वैल्यू अगर ln में दे रखी है, नेचुरल लॉग में दे रखी है, तो उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो तो बेस 10 लॉग में कन्वर्ट हो. ये आ गई वैल्यू, है ना. अब इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं. आपका E नॉट तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E
गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, जिस टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर है, ठीक है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन में, रिएक्शन जो हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लेना और देना हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई ऑक्सीडेशन होगा किसी का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो, और अगर किसी का रिडक्शन होगा तो वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वो नंबर होगा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर आप बात करो एफ, तो एफ एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं फेराडे, फेराडे साइंटिस्ट का नेम है, उनकी बेसिस है फेराडे नंबर। 9650 लेते हैं, वैसे होता है 485, लिखते हैं अगले पेज पे, लिख देते हैं अगले पेज पे, ये पेज नोट कर लीजिए, फिर एफ की वैल्यू लिख देते हैं। F is Faraday's number, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ई क्या है जो हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अदर कंडीशन, किसी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है तो वो ई है, ठीक है। ई नॉट स्टैंडर्ड था। फेराडे नंबर जो है, ये स्लाइड नोट हो गई, फेराडे नंबर जो है, फेराडे नंबर की वैल्यू होती है 9685, फेराडे नंबर एक चार्ज होता है, फेराडेज नंबर जो है ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज होता क्या है, इट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं फेराडेज नंबर, एफ से डिनोट करते हैं। वैल्यू इसकी होती है 96485 कूलम्स, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन में 96 कैलकुलेशन के लिए अपने 9650 कूलम्स ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो 485। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं, कितने, 1 मोल, नोट हो गया। ठीक है, अगर टेम्परेचर ले लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना ले लीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए इसी इक्वेशन में, हाँ टेम्परेचर केल्विन में लेंगे ना, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 प्लस 273 298 आ जाएगी, तो यानी कि T की जगह आपने क्या रख दिया, 298, F की जगह पे आप रख दीजिए 9650 कूलम्स, F की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में। तो अपनी जो इक्वेशन लास्ट इक्वेशन थी वो अब बन जाती है E इज इक्वल टू ई नॉट, आपको कैलकुलेटेड याद रखना है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यानी कि हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में, पीछे बैक कर रही हूं एक बार समझ लीजिए फिर नोट करिए, ये जो इक्वेशन थी इसमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी रख दी,
टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रखी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से 298 केल्विन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होगा। एफ फैराडे नंबर की वैल्यू अगर रख दो तो वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ई इज इक्वल टू ई नॉट। ये नया फॉर्मेट नहीं, इसमें लॉग की जगह ये लॉग बेस 10 वाले पे बनाया गया, 2.303 का भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ये वाले में रखना। ठीक है, इसमें रखा है हमने, इसमें हमने रखा आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू। तो वैल्यू क्या आई ओवरऑल में 0.0591। कई बार कैलकुलेशन में जो लास्ट का 1 है उसको हम लोग हटा देते हैं। क्या नीचे वाले में रखेंगे तो 0.0591 नहीं आएगी। ये एक बार में एक ही लोग क्वेश्चन पूछो। लॉग में दो तरीके के लॉग होते हैं, एक होता है लॉग बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10। जब आपको लॉग बेस ई को कन्वर्ट करना होता है लॉग बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो लॉग बेस 10 निकल आता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है तो पढ़ाया जाएगा, आई होप सो, है ना। हमने तो 10th में पढ़ लिया था, इसलिए हमको 11th में ये चीज आती थी। अब हमारे सिलेबस में लॉग था इसलिए। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। नेचुरल लॉग का फॉर्मेट याद रखना है, लॉग बेस 10 का फॉर्मेट आपको यूज करना है। लॉग बेस 10 में आपको log 2 की, log 3 की, log 5 की, log 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, गूगल पापा जी से निकालिए 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में भी यूज होती है, यहाँ भी यूज होगी। तो ये आनी चाहिए। ठीक, तो आर की वैल्यू लेके हम लोग इसमें 8.314 एमकेएस वाली लेंगे सारी वैल्यू। ठीक है, तो अपने कौन कौन से फॉर्मेट हो गए नर्स्ट इक्वेशन के? एक हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो कौन सा होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये ज्यादा यूज होगा। अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड बोल दिया गया है, तो आपको सीधे सीधे फिर यही इक्वेशन लगा देना होगा। तो आपका वैल्यू किस में रखनी है आपको? फिर ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। ठीक, तो दो फॉर्मेट तो याद होने चाहिए। अब इस पे सवाल कैसे करने हैं, क्या चीज कैसे यूज करें इसको हम, है ना, ये देखते हैं। जैसे मान लो सपोज एक इक्वेशन दे रखा है इस तरीके से, मान लो ऐसे Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड बना। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। C1 क्या है इसकी? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। हाँ, मोलरिटी। अगर कोई चीज गैसियस है तो उसकी मोलरिटी नहीं लेंगे, उसका क्या लेंगे? प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर। जैसे केपी केसी में लेते थे, केसी में हम लोग क्या लेते थे? मोलर कंसंट्रेशन लेते थे, और केपी में क्या लेते थे? उस स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे देखो, अगर इस इक्वेशन के लिए हमको नर्स्ट इक्वेशन लगानी है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? ई निकालना है हमको, तो ई नॉट पता होना चाहिए इस इक्वेशन का।
ई नॉट किसका मालूम होना चाहिए, Cu+2 से क्या बन रहा है, Cu। इस इक्वेशन के लिए हमको ई नॉट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। फिर हम क्या लगाएंगे, अच्छा कंडीशन क्या दी हुई है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन दिया हो, तो हमने क्या किया 0.0591 डिवाइडेड बाई एन होता है ना, एन की जगह पे हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन वो एक स्पीसीज गेन कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते थे, लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, कभी भी सॉलिड और लिक्विड की एक्टिविटी मोलर कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, हमेशा 1 लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी से चेंज नहीं होती, इसको क्या ले लिया जाता है 1। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ले ली 1, क्योंकि ये सॉलिड है, डिवाइडेड बाई किसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे, Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर दो तरीके इस तरीके से लिखना है, दो फॉर्मेट में, डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे Cu सॉलिड है और यहाँ पे क्या है Cu+2। इसका ई नॉट लेना है, Cu सॉलिड के लिए 1 लिया, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या थी C, तो E की वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन। ये बात सबको क्लियर है, अब आप बोलोगे अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें ई नॉट क्या लेना पड़ेगा हमको, ऑक्सीडेशन लगा देंगे वहां पे, जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस का ले लेंगे। हाँ, क्योंकि सॉलिड की इतनी चेंज नहीं होती है जितना आपका आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है ना प्रोसेस के दौरान, इसलिए उसकी यूनिट लेते हैं। इक्विलिब्रियम में भी हम लोग उसकी यूनिट लेते थे सॉलिड के लिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए लिख लिया। ये इक्वेशन बेसिकली कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, तो अगर एक तरीके से देखो तो ये किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन की। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो हम कह सकते हैं कि किसी सेल में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये किस पे हो रही होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड की रिएक्शन है। अब अगर रिएक्शन एनोड का आ जाए तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट कैसे चेंज होगा, मान लो यहीं पे बगल में, मान लो एनोड का है, जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब की बार ये सॉलिड हो गया, अब की बार ये प्रोडक्ट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, X मान लो, तो अब क्या बनेगा, E लिखोगे आप, E नॉट लिखोगे। E नॉट किसके लिए लिखोगे, जिंक से क्या बन रहा है Zn+2, ये वाला पोटेंशियल लगा दिया, -0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये 2, लॉग यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है Zn+2, रिएक्टेंट क्या था Zn सॉलिड, तो अब की बार रिएक्टेंट 1 हो जाएगा क्योंकि जिंक सॉलिड है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है Zn+2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर किसकी आ जाएगी C2 डिवाइडेड बाई 1, लिख लीजिए। ये किसका रिएक्शन था, रिडक्शन का था। ये किसका रिएक्शन एग्जाम्पल था, ऑक्सीडेशन। पहले हमने किसका निकाला, रिडक्शन का, मतलब कैथोड की रिएक्शन का, फिर उसके बाद हमने किसका निकाला, ऑक्सीडेशन का। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में रेडॉक्स के लिए, मतलब पूरी सेल रिएक्शन के लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए नहीं, किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, पूरे सेल रिएक्शन के लिए। यहां तक नोट हो गया और सबको क्लियरिटी है,
करेंगे ना न्यूमेरिकल में, तो वैल्यू रख के करोगे नहीं हैं, ऐसे करोगे। अब रेडॉक्स के लिए करा जाए, एक ऑक्सीडेशन के लिए कर दिया, एक रिडक्शन के लिए। अप्लाई करना आना चाहिए आपको, कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है नहीं, तो आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको इस इक्वेशन का ये 2.303 वाला जो फॉर्मेट है वो जरूर याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड ये में स्टैंडर्ड ई नॉट लिया, फिर 2.303 आर टी, टी शुड बी इन केल्विन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडे नंबर एग्जैक्ट लेना है तो आपको लेना पड़ेगा 96485, और अगर आपको अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन में जो हम लेते हैं वो हम 96500 कूलम्स ले लेते हैं। लॉग ऊपर आएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आएगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, क्यू से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो हमने लगाया वो क्या लगाया, क्यू लगाया। अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर है, सपोज किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है 2A, तो वो जो 2 नंबर है वो कहां पे चला जाएगा, रिएक्टेंट की पावर में। सपोज प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 2A गिव्स 3B, प्रोडक्ट बन रहा है 3B, तो क्या लिखेंगे, B की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या चला जाएगा, नंबर 3। जैसे इक्विलिब्रियम में जाता था सेम टू सेम वैसे ही जाएगा यहाँ पे नंबर, ठीक। अब हम इसको लगाना चाह रहे हैं, नॉस्ट इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं पूरी सेल के लिए, ठीक है। तो सेल में तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो अब हम किसके लिए ले रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के, ठीक। वही एग्जांपल ले रहे हैं डैनियल सेल वाला, उसकी जो इक्वेशन थी, डैनियल सेल की इक्वेशन थी, जिंक इलेक्ट्रॉन देता था और जिंक +2 बनता था, और कॉपर से बनता था कॉपर सॉलिड। ये जिंक सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लो और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या लिखनी है, नॉस्ट इक्वेशन। टेम्परेचर क्या है इसका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अगर आपको ना बताया जाए तो आप क्या मानेंगे कि स्टैंडर्ड दिया, तो लिखें E आएगा, E सेल अगर निकालना है तो E आएगा E0 सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, या देने वाले याद कर लो या लेने वाले, दोनों नहीं। ये नहीं कि 2 दे रहा है 2 ले रहा है तो 2 + 2 रख दिया, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो Zn+2 बना, और कॉपर ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी +2 से क्या बन गया, कॉपर बन गया। इसमें इक्वेशन में कई इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, पर हमें इक्वेशन देख के समझना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है। तो नीचे क्या लिख दिया हमने, 2। लॉग प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट में देखिए कॉपर तो सॉलिड है, कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगी, 1 लेंगे। जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी प्रोडक्ट में, तो ऐसे लिख सकते हैं जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, और Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, किसकी, कॉपर सॉलिड की, हाँ, तो भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। ई सेल, E0 सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Zn+2, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने इक्वेशन में क्या ले ली थी, C2 ले ली थी Zn+2 की, इसकी ले ली हमने C।
क्लियर है बात? अब ये जो ई नॉट सेल है इसमें कैसे निकलता है, लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपको कैथोड और एनोड दोनों के मालूम है रिडक्शन पोटेंशियल तो आप ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कौन सा लेना था इसमें? रिडक्शन। इस फॉर्मूला को लगाते वक्त ये भी पोटेंशियल रिडक्शन और ये वाला पोटेंशियल भी रिडक्शन, बाकी वैल्यू सेम है। C2 बाई, नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियरिटी आ रही है किस तरीके से आप लोग यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन को? हाँ, क्या बेटा? पूरे का कंसंट्रेशन पूरे का ही तो लिया है, जिंक का लिया, कॉपर का लिया, और किसका लेंगे? हाँ, C1+1 कहाँ 1 का? हाँ, अच्छा, सॉलिड का यूनिट लेते हैं, उसका चेंज नहीं होता है इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं करना, उसको 1 2, हाँ, अगर दे दिया गया और चेंज हो रहा है तो उसको ले लेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई नॉट ऐड, मल्टीप्लाई। केसी कैसे लिखते हो? अगर आपको रिएक्शन का केसी लिखना है, ये रिएक्शन, सपोज आपकी रिएक्शन है ये रिएक्शन है, तो आपको केसी जब लिखना होता था तो केसी कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखते थे, तो C रेज्ड पावर 4, D की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड पावर 5, A की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड पावर 3, B की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड पावर 2, मल्टीप्लिकेशन ही तो होता था कुछ, है ना? केसी के लिए तो वो भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, वो केसी नहीं है एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। केसी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा था। तो यहां तक की बात क्लियर है? कंसंट्रेशन C2 बाई C1 ले लिया, ये तो वैल्यू रख दी ना, जब तक ये लिख रहे हैं तब तक ब्रैकेट जरूरी है, ये वैल्यू रख दी ना, ठीक है? चलो, नोट हो गया। जब आपने कोई वैल्यू रख ली, जैसे आपने 3 4 5, यही क्वेश्चन हर्ष भी पूछ चुका है, सेम टू सेम। जब आपने वैल्यू रख दी तो आपको ब्रैकेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो तुम हटा दो, वैल्यू का मतलब है कि ब्रैकेट का मतलब है आप उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यूज कर रहे हो। जब आप लिखोगे Zn+2 तब आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तब आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहे हो। अब आपने क्या लिख दिया, log C2 बाई C1, तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, तब तो C2 C1 वैल्यूज है, 4 5 3 जो भी वैल्यू, ठीक है? अब ये नोट हो गया फॉर्मेट, तो क्वेश्चन किया जाए। चलिए, आप लोग को अगर टॉपिक ना समझ आया करे तो पूछा करो, आप ऐसे छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म पूछते हो चीजें। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको अगर कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं आ रहा है मैंने एकदम से यूज कर दिया तो आप ना पूछो, लेकिन आप जिस तरीके से क्लास में पूछते हो वो ये लगता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ और से मतलब तुम समझ गए होगे, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि अगर क्लास में पढ़ने आए हैं तो पढ़े ही अगर, तो ज्यादा अच्छा होगा, और नहीं पढ़ना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरी क्लास के अलावा, ठीक है? लिख लीजिए,
Calculate EMF of मैं ईयर के किसी भी टाइम पे किसी को भी चेतावनी दे सकती हूँ कि वो जब चाहे वो क्लास लीव कर सकता है, ठीक है, जिस मंथ में भी। जिस मंथ में वो चाहे वो क्लास लीव कर सकता है। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, ठीक है। हर्ष आपके लिए भी ये चेतावनी है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन, अब आगे आर्गू बिल्कुल मत करना क्योंकि तुमको भी पता है कि तुमने क्या शुरू किया अभी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 and CuSO4 are 0.01 molar कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर एंड 0.1 मोलर। एक की कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 की हो जाएगी कितनी, इतनी, और Cu+2 की कितनी हो जाएगी 0.1 मोलर रिस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड ईएमएफ पहले से दे रखा है, जो E0 हम लोग यूज करते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पहले से दे रखा है। डैनियल सेल की वैल्यू भी याद रखिए, बोर्ड में कभी कभी काम आ जाती है, 1.1 वोल्ट। प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी पूछता है डैनियल सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू बताइए, 1.1 वोल्ट, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है नस्ट इक्वेशन लगाकर। इक्वेशन सेम टू सेम वही है जो अभी हमने यूज की थी जिंक वाली, डैनियल सेल की इक्वेशन वही होती है, तो प्रीवियस उससे यूज करके आप निकालिए आंसर। अभी जो यूज की थी वो डैनियल सेल की थी, जिंक और कॉपर वाली। जो आपके एनसीईआरटी में 2-4 सेल दिए हुए हैं उनकी जो इक्वेशंस है उनको भी याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। कभी कभी मेंस में इक्वेशन से क्वेश्चन बना देते हैं कि किस सेल का कौन सा रिएक्शन है, मैचिंग टाइप। क्वेश्चन क्लियरिटी है सबको ऑनलाइन? ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर? क्वेश्चन क्लियरिटी है? तो टेम्परेचर कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब 25 ही लेना टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रखी है, मोलर 1 मोलर से क्या कर रखी है, अलग अलग कर रखी है। आंसर आ रहा है 1.159। निकालो, यही आ रहा है। लगाया तो सही। कॉन्सेंट्रेशन मैंने अलग दे दी क्या? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन भी सही दी। साक्षी आ गया? आ गया? लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 1.5। मैं करके बता देती हूँ, चेक करो सब लोग, है ना।
करते हैं। डेनियल सेल है तो इक्वेशन अपने को याद रखना है कि जिंक से क्या बनेगा, Zn+2 बनने वाला है और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, इक्वेशन में अपने को जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, इसका मतलब Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन वो बन जाएगी, जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी थी, तो Zn+2 की ये बन गई, यहीं पे लिख लेते हैं इक्वेशन में नीचे। और आपकी दूसरे वाले की कॉपर +2 की क्या बन जाएगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये बन। ठीक, अब अपने को क्या लगाना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, ई निकालना था, E0 सेल माइनस 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, तो नीचे क्या आ जाएगा वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या है, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अगर 10⁻³ में लिखें तो -3 लिख देंगे, और ये वाले को 10⁻⁻1 लिख देंगे। E0 सेल क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कि स्टैंडर्ड कितना है 1.1 वोल्ट, तो ये वैल्यू रख ली। ये आ गया आपका, ये -1 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। लॉग को जब सॉल्व करते हैं तो ये जो ऊपर वाला पावर होता है ये आगे मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ऊपर की पावर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। -2 अगर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 2 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू पॉजिटिव बन गई, log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू पूरी 1.1 में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ई सेल अपना क्या आ जाएगा, ई सेल अपना आ जाएगा 1.1 प्लस 0.0591, ये ऐड होना था ना, यही ऐड हो गया, तो ये बन गई वैल्यू 1.1591। ठीक है, सबको क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लासिकल क्वेश्चन है, क्लासिकल का मतलब ज्यादा पूछा जाता है, इजीएस्ट भी है और क्या है क्लासिकल भी है, मतलब फॉर्मेट चेंज करके आपको इसमें से आपसे निकलवा सकते हैं कुछ और चीजें। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ये चीज, बोल दीजिए जरा, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो बोल दीजिए। क्लियर है, तो एक सवाल और कर रहे हैं इस फॉर्मेट पे ही, मैं अपना फोन नहीं लाई क्या, एक और कर लेते हैं इसी फॉर्मेट पे, है ना। चलो सही कर लेते हैं, चल एक क्वेश्चन दे देती हूँ, तब तक PYQ एक निकाल के कर, एक तो पहले करो। इक्वेशन दे रखा है 2C+4 सीरियम एलिमेंट है, ये कोबाल्ट से, हाँ ये कोबाल्ट से रिएक्ट करता है, CO से रिएक्ट करता है कोबाल्ट से, और ये बनाता है 2Ce+3 कोबाल्ट +2। ठीक है, C+4 था, C+3 और कोबाल्ट +2 में कन्वर्ट हो गया, पहले कोबाल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं था।
क्वेश्चन में दे रखा है ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड जो ईएमएफ है इस सेल का, वो क्वेश्चन में दिया है 1.89 वोल्ट। ठीक, if E naught of reaction CO plus 2 to CO, CO plus 2 से CO बन रहा है, उसके लिए E naught की वैल्यू दे रखी है माइनस में 0.28 वोल्ट। तो आपको बताना है E naught फॉर C plus 4 to C plus 3, ये वैल्यू बता, एक दे रखी है, एक बता। चलिए ये क्वेश्चन करिए। ये देखो, ये इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है, ये एक रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, दूसरी रिएक्शन के लिए पूछा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मेट है? नस्ट इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है ये किसका? ये सिंपल है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। दोनों कौन से पोटेंशियल लगाने हैं? रिडक्शन। इसको देखो, CO प्लस 2 से CO बन रहा है, यानी कि रिडक्शन दिया हुआ है। जब भी चार्ज कम होता है तो बोलते हैं रिडक्शन, प्लस 2 से 0। यहाँ पे देखो पूछा क्या है, कौन सा? प्लस 4 से प्लस 3, इसका मतलब पूछा भी गया है रिडक्शन भी। तो निकाल लो। टू पॉइंट 17 देखो तो मुझे पता थोड़ा नहीं, 2.17 आंसर नहीं। हाँ, यही तो सोचने की बात है, कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, कहाँ हो रहा है रिडक्शन। ये देखो, हाँ बेटा, सी में हो रहा है रिडक्शन, हाँ, प्लस 4 से प्लस 3 में जा रहा है। पहले, हाँ, क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को पहचानना होता है इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि प्लस 4 से किस में जा रहा है? प्लस 3 में। इसका मतलब ये क्या बनेगा? कैथोड। सीरियम जो है वो क्या है? कैथोड। इसमें देखो CO से CO प्लस 2 बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कोबाल्ट क्या बनेगा? एनोड। अब आपको फॉर्मेट क्या लगाना है? ई सेल के फॉर्मूला का, ई सेल इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही तो लगाना है, लगाओ जल्दी से, आंसर बताओ। लास्ट टर्न पे कराए थे ना ऐसे, करके बताइए। 1.61, अच्छा 1.67, अच्छा किसी का 6-7 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, 1 ही आ रहा है। निकालो भाइयों, और लोग निकालो। हर्षित नहीं आ रहा? आ गया? कैलकुलेट करो, रफ किया है। और ये फेयर कॉपी में काम किया करिए आप लोग, रफ कॉपी में काम करना अलाउड नहीं है। मैं कभी भी कॉपी मंगा के देखूंगी आपसे, काम हुआ होना चाहिए, नहीं तो आंसर 61 है, 61 1.61 नहीं है। आगे कैसे आया? किससे से किसको माइनस किया, क्यों किया, बता दो जल्दी से। आशा बताएंगे, आशा एक्सप्लेन करेंगे। सबको आना चाहिए,
इजीएस्ट क्वेश्चन है। वन 1.61 वोल्ट। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज कैथोड एंड विच एलिमेंट इज एनोड। कौन सी मेटल कैथोड की तरह काम कर रही है, कौन सी मेटल एनोड की तरह काम कर रही है। दोनों के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। एक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, CO+2 से CO है, मतलब क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, और कौन सा दे रखा है, E0 है, मतलब SRP दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा C+4 से C+3 बनना है, मतलब रिडक्शन होना है, तो दूसरे के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रखा है, स्टैंडर्ड SRP पूछ रखा है। और पूरे सेल के लिए E0 सेल आपको दे रखा है, वो भी किस क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो आपको फॉर्मूला पता था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे यूज करने हैं। ये 1.89, ये E0 कैथोड क्या था, सीरियम को हम कैसे काम में ले रहे थे, रिडक्शन हो रहा था तो कैथोड की तरह, तो इसका वैल्यू था माइनस में 0.28। कहाँ है ये निकालना है, अच्छा कोबाल्ट का दे रखा है, ठीक है ठीक है, कोबाल्ट का दे रखा है, ये निकालनी है आपको, ये वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। C+4 से C+3 वाली निकालनी है। E0 एनोड कितनी दे रखी थी, माइनस में 0.28, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.89, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1.61। क्लियर है, कर लेंगे। तो ये क्या था, छोटू मोटू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे इसको, छोटू मोटू क्वेश्चन। बड़ा सवाल कर ले, करें, चलिए। करा जाए, चलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीख रहे हैं तो अच्छे तरीके से सीख लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल एट 298 केल्विन। लैंग्वेज क्या लिख रखी है क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, ऐसे लिख रखा है, x+2 बन रहा है, x से x+2 की कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी दे रखी है m, बीच में सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है, y+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001 m, इससे बन रहा है y, ठीक है, is this multiplied by 10⁻⁻2 वोल्ट, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन के लिए, इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 वोल्ट। आपसे ये वैल्यू पूछ ली गई होगी, और आपसे गिवन डेटा क्या है, E0 x+2 by x is equal to -2.36 वोल्ट,
ई नॉट y प्लस 2 बाई y, ये वैल्यू दे रखी है प्लस में 0.36 वोल्ट। ठीक है, एक एजम्पशन और दे रखा है, 3 कंडीशन दे रखी है। 2.303 RT बाई एफ की वैल्यू लेनी है आपको 0.06। ये एजम्पशन, थोड़ा लास्ट वाले एजम्पशन को ध्यान से समझिए। अपनी जो इक्वेशन हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन में 2.303 RT बाई एफ की जब वैल्यू रखी थी हमने 298 केल्विन पे, तो ये वैल्यू अपनी आई थी 0.0591, है ना। ये वैल्यू ली थी हमने 0.0591, वैल्यू एकदम सेम है। इन्होंने क्या किया है, 9 को हटा दिया है और 5 को क्या बना दिया है, 0.06। ठीक है, जब इक्वेशन में ये वैल्यू नहीं दी होगी अलग से तो हमें यही लगानी है, लेकिन इन्होंने इक्वेशन में दे रखा है 0.06 यूज करना है, तो आप क्या करो 0.06 ही यूज। जहां पे हमने 0.0591 यूज करते हैं फॉर्मूला में, वहां पे क्या ले लेंगे 0.06। ट्राई करिए, पुराना फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है। ये जो डैश बना हुआ है, इस डैश की वैल्यू निकालनी है। देखती हूँ, इंटीजर टाइप है ना, तो ना है तो आसपास। तो 23 का क्वेश्चन है, अभी आया हुआ जस्ट। सब लोग ट्राई करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछो। हाँ बोलो। 278 ना जी, अब ये तुक्के नहीं लगाओ, एग्जैक्ट निकालो। हाँ तो 278 भी आंसर नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, आसपास है, 2-3 डिजिट का है। कोशिश कीजिए। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, x प्लस 2 से x बन रहा है, y प्लस 2 से क्या बन रहा है y। प्रणव, कात्यायनी, भूवी, पलक, वंश, उद्धव, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? एक तो कैमरा ऑन नहीं है और बोल और नहीं रहे। 263 आ रहा है, नहीं निकालो, हो सकता है गलती हो रही हो कुछ, मैं एक बार डेटा भी चेक कर लेती हूँ। कई बार मैं डेटा कुछ उल्टा पुल्टा लिख देती हूँ तो भी हो जाता है, लेकिन डेटा सही लिखा हुआ है। 275 आंसर है, आ गया 75, 276 नहीं है, 275। आप 1 मिनट और कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊं। ठीक है, सेम फॉर्मेट क्वेश्चन है। अगर आपको ये, आप ये फॉर्मेट ई सेल का निकालना सीख गए तो लड्डू क्वेश्चन है। 275 आंसर। कोशिश करें। ऑनलाइन में कोई आंसर तक पहुंचा? ये 2.36 है, 30 तो नहीं ले लिया है? 2.36 है, 30 तो नहीं ले लिया? हाँ आ गया, फेयर करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी, इसमें मैं क्या देखूंगी।
आ गया 75 आ गया, 275, 276 आ रहा है। चलो करके देखते, करा जाए। ऑनलाइन जनता जनार्दन, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों भी, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि मैम क्वेश्चन बोलती हैं और आंसर पूछने लगती हैं, टाइम नहीं देती है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं लगता आपको? टाइम तो मैं ज्यादा ही दे देती हूँ शायद, मेरे हिसाब से। 270 आ रहा है, 8 करके देखते हैं। मुझे भी नहीं पता आंसर, इनके जो जो इन्होंने दे रखा वो 75 दे। हाँ मेरा तो क्या इक्वेशन क्या है, देखो ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, इसका मतलब एनोड पे ये हो रहा है रिएक्शन और कैथोड पे वो वाला हो रहा है। तो इक्वेशन अपनी क्या होगी, अगर इससे हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट से, x से क्या बन रहा था, x प्लस 2 ये लिखा हुआ था, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2 से क्या बन रहा है, y। ठीक है, तो फॉर्मेट लिख दें हम लोग, क्या लिख सकते हैं, x से बना था x प्लस 2 और y प्लस 2 से क्या बन रहा है, y। यही इक्वेशन का फॉर्मेट है, पहले आपको इससे फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब y प्लस 2 और x प्लस 2, y प्लस 2 और x प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, y प्लस 2 की कितनी है 10⁻⁻2 m और x प्लस 2 की कितनी दी हुई है 10⁻⁻4 हो जाएगा ना। ठीक है, यहां तक सबने कर ही लिया होगा। अब लगा देते हैं इक्वेशन, इक्वेशन क्या लगानी थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 लगाना था, डिवाइडेड बाई n करना था। n अगर देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, लॉग यहाँ पे वैल्यू अब रखनी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट है आपका 10⁻⁻4 और रिएक्टेंट कितना है 10⁻⁻2, तो ये -4 और ये हो गया -2। ई नॉट सेल भी लिख लेते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, ये बन गया 0.03 और ये बन जाएगा आपका log 10⁻⁻2। -2 को आगे ले आओ, ई नॉट कैथोड भी रख लो और ई नॉट एनोड भी रख लो पहले वैल्यू। कैथोड वाले की वैल्यू क्या दे रखी थी, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये एनोड है, कैथोड तो ये वाला है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल था 0.36 और इसका कितना था, इसका था 0.36 और दूसरे वाले का क्या था, ये कौन है, ये कौन है जाग गया, ये वैल्यू आ गई, log 10 रख दिया है ना, -2 को आगे ले आए तो प्लस हो गया, 0.03 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 पॉइंट कितना बन गया अपना 3636 को ऐड कर दो जी 72। ठीक है, ये कितना हो गया, ठीक है, तो ई सेल आ गया आपका 2.7 2.78 आ रहा है ना, कुछ माइनस प्लस तो नहीं हुआ है, देख लो ध्यान से, 2.78 आ गया ई नॉट की वैल्यू, है ना, यस और नो। और ई नॉट की वैल्यू अपनी क्या दे रखी थी, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी थी दिस वैल्यू, इसको x मान लो, x की वैल्यू निकालनी है आप 10⁻⁻2, ये कितना था 2.78, तो ये कितना बन जाएगा
278 है जी। ई सेल, ई नॉट सेल तो पहले वो हो गया था, पहले लगा दिया था ना। ठीक है, आंसर क्या है? ई नॉट फॉर कुछ तो चेंज किया। 7 कैसे आ गया? तुम्हारे सामने ही तो करा है कैलकुलेट। तो वही तो कह रही हूँ, तुम्हारे सामने ही तो कैलकुलेट करा है। या तो कोई मिस्टेक होगी, देख लो कैलकुलेशन में। 2.36, 0.36, 0.06 सही है। क्या हुआ? ठंडी अब किसको लग रही? पॉइंट 0.06 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू रख ली थी हमने, एन की वैल्यू छोड़ी तो नहीं है हमने कहीं? एन की वैल्यू छोड़ दी है? नहीं छोड़ी तो नहीं है, 0.03 ले तो ली, तो 0.06 आ गया। नहीं, इनकी ये जो लॉग की वैल्यू आ रही है ना, ये 0.03 आ रही है, 0.03। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कहीं पे 2 का प्रॉब्लम है, इस जगह पे कहीं पे 2 का प्रॉब्लम। नहीं, आंसर क्यों वही लगाना है? आप तो देख लो ना कि फॉर्मेट में आपके तो नहीं कहीं गलत हो रहा है। आंसर सेम टू सेम तो नहीं लाना है ना, मोलरिटी सेम है, चेक करो। 2 0 है, 2 0 है। हाँ हाँ, यहाँ पे हमने 3 0 ले लिया है। यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें 2 0 है, इसलिए अपना आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, चेंज मत करो बस, ठीक है। आपको प्रोसेस तो, आपका क्वेश्चन सही है, आपने वैल्यू यहाँ पे क्या ले रखी है? 0.001। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को कम लेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, एक जीरो हटाओगे तो। और जैसे ही आप 10⁻³ यहाँ पे लेते हो नीचे वाले ऊपर वाली वैल्यू को, तो वो 10⁻1 बचेगा, है ना। -2 पर जाएगा तो -1 बचेगा, -1 बचेगा तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0.03 आएगी, 0.03 आएगी तो 2.72 से जब ऐड होगी तो 2.75 आ जाएगी वैल्यू। और जैसे ही आप 2.75 वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 275 वैल्यू आने वाली। ठीक है, तो अपना प्रोसेस सही है, अपना जो हमने डेटा लिया हमारा आंसर इसके हिसाब से ठीक है। 1 0 हमने बढ़ा दिया, इसलिए लॉग की वैल्यू में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक, मैंने चेक भी किया था, पता नहीं कैसे चेक किया मैंने। तो क्लियर है ये? क्लियरिटी है? ऐसे सवाल कर लेंगे आप। अब कोई भी क्वेश्चन दे दें, आप कैथोड एनोड को यूज करके निकाल लोगे। अब आपसे फॉर्मेट में देखो क्या चेंज, आजकल ये वाला फॉर्मेट खूब चल रहा है कि आपको वोल्टेज दे दिया और ये वैल्यू रख दी। तो बच्चा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बच्चा गलती कहाँ पे करता है इसमें? ये निकालेगा 2.78 तक निकालेगा, उसी वैल्यू को आंसर लिख देगा। ये लास्ट वाली चीज को ध्यान में नहीं देगा कि ये 10⁻⁻² में मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालनी है ना। एक ये चीज गलती होती है, और दूसरी जो गलती मैंने करी थी वो क्या करी थी? उतारने में 0 बढ़ा दिए या कम कर दिए, तो मामला क्या हो जाएगा? खराब।
बाकी फॉर्मेट लिखना अब आपको मेरे ख्याल से आ गया है किसी भी इक्वेशन में। ठीक, अब देखो इन जितने अपन ने अभी तक क्वेश्चंस किए इसके ई नॉट सेल के, ई सेल के, उसमें सब में हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या लिया था, n 2 लिया था। जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या लिया था, 2 ले लिया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसी हो रही है जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है ना, और कोई इक्वेशन ऐसी हो रही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, फिर उसको इक्वेशन को हमको इक्वल इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट में ले जाना पड़ता है। जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएंगे। और जहां पे 2 का है उसको 3 से मल्टीप्लाई, जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है वहां पे उसको 2 से मल्टीप्लाई। मतलब एक रिएक्टेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा रिएक्टेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन का नंबर यूज करना है। अगर दो इक्वेशन दे रखी है आपको कैथोड और एनोड की, और उन दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफर कर रहा है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अब n की वैल्यू क्या ले, एक में 3 दिए एक में 2 दिए। क्या करेंगे, उसको सेम फॉर्मेट में ले जाएंगे, सेम इलेक्ट्रॉन के नंबर में ले जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इसमें जो ई नॉट सेल है इसके फॉर्मेट पे कई सारे सवाल होंगे। उसमें लास्ट में एक पार्ट एडेड होगा कि रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि अगर किसी भी सेल का ई सेल निकालते हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है, सेल पॉसिबल है। और अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके फॉर्मेट के एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं नेक्स्ट रन पे जो इस सेम फॉर्मेट पे हैं वो आपको करके आए, मैं पूछूंगी, कॉपी में देखूंगी भी एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, इन क्वेश्चंस में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और होगी, ई सेल अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल। और अगर आपका ई सेल फाइनल आप आंसर निकालते हो ई सेल और वो क्या आता है, नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। या आप कह सकते हो इस सेल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं। इस सेल क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट रन पे ये क्वेश्चंस आप करके आएंगे, मैं सबकी कॉपी में देखूंगी भी और जो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी वो बताऊंगी भी। एनसीईआरटी में 5-6 क्वेश्चन होंगे सेम फॉर्मेट के, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, पढ़ोगे, इस फॉर्मेट का है तो करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक। हाँ, नहीं, अभी एनसीईआरटी के 5 सवाल कहे वही करके आइएगा, उतनी ही आप करके आए, लेकिन सबकी कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्लास से